साथियों, एक बार फिर से प्रणाम। सच्ची बातें यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आपसे निवेदन है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि जारी होने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चर्चा चल रही है क्रांति वीर यदुनाथ सिंह जी की, उनके जीवन संघर्षों की, उनके व्यक्तित्व व कृतित्व की। क्यों वे जिंदा अवस्था में ही किंवदंती बन चुके थे। उनका निधन तो 31 मई 2020 को हुआ, लेकिन वो जीवित अवस्था में ही किंवदंती बन गए थे। उनके किस्से लोग जगह जगह सुनाते थे। आज मैं इन्हीं में से एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जिसको यदि न सुनाऊं तो उनका व्यक्तित्व अधूरा लगता है, उनका संघर्ष, पूरा संघर्ष सामने नहीं आता है। आज बनारस के एक ऐसे डीएम के साथ उनकी जो वार्तालाप हुई, उनके साथ गुत्थम गुत्थी हुई, एक तरह से मल्ल युद्ध हुआ, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक जिलाधिकारी, जिले का सबसे ताकतवर अधिकारी होता है जिलाधिकारी, वो भी बेहद ईमानदार जिलाधिकारी। नाम भूरेलाल, आप सुने होंगे भूरेलाल का नाम, अब रिटायर हो गए हैं, एनजीटी के अध्यक्ष भी बन चुके थे। सीएम हो या डीएम, एसपी हो या थानेदार, गलत का किया विरोध, लाठियां पड़े चाहे कई हजार। ये ऐसा व्यक्तित्व था यदुनाथ सिंह का। सामने कोई भी हो, यदि यदुनाथ सिंह को लगा कि वह व्यक्ति अन्याय कर रहा है तो उसका उसी स्थान पर विरोध करते थे, किसी अंजाम की परवाह किए बिना। आज मैं मुगलसराय और बनारस के बीच में एक स्थान पड़ाव है, वहां की एक घटना का जिक्र करने जा रहा हूं। यदि इसका जिक्र नहीं करूंगा तो आप एक महत्वपूर्ण घटना की जानकारी से वंचित रह जाएंगे। लिहाजा आपसे फिर निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वर्ष 1980 का उत्तरार्ध था। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी यूपी के मुख्यमंत्री थे। भूरेलाल बनारस के जिलाधिकारी, बहुत ही तपाकी जिलाधिकारी थे। ईमानदार थे ही, सो किसी से जरा भी नहीं डरते थे। उनके भय के कारण बड़े बड़ों की घिघी बच जाती थी। जिधर जाते सड़क खाली हो जाती थी, दुकानों के शटर धड़ाधड़ गिरने लगते थे। सब में भय था कि पता नहीं किस दुकान में जिलाधिकारी महोदय छापा मार दें। पड़ाव स्थित एक दुकान, घटना यहाँ से शुरू होती है। मुगलसराय और बनारस के बीच में जो पड़ाव है, पड़ाव नामक स्थान, वहाँ पर एक दुकान पर कालाबाजारी के लिए रखे काफ़ी मात्रा में अनाज व केरोसिन की सूचना यदुनाथ सिंह को मिलती है और वे ठान लेते हैं कि इस अनाज को गरीबों में बंटवा देते हैं। आखिर गरीबों के लिए ही आया था, कालाबाजारी इसकी हो रही है तो उसको जब्त करके गरीबों में बंटवा दें। तो वो अपने साथी सरदार सतनाम सिंह, शमी मोहम्मद मिल्की, अब्दुल सत्तार और डॉक्टर कन्हैयालाल पटेल को साथ लेकर वहां पहुंच गए। वहां जाते ही और भीड़ जुट गई। यदुनाथ सिंह आए हैं तो अपने आप भीड़ जुट जाती थी, 100, 200, 500 लोगों की, केवल इनके नाम से। जब्त अनाज को अपने कब्जे में कर लिया इन्होंने, जब्त कर लिया और गरीबों के बीच में बंटवाने लगे। काफ़ी संख्या में गरीब आ गए जो अनाज लेने के लिए। इसकी सूचना जिलाधिकारी भूरेलाल को मिली तो वे कुछ ही देर में मौके पर आ गए। वे अपने हाथ में बेंत जरूर रखते थे, बहुत कड़क अफसर थे। उनके हाथ में एक बेंत होती थी। आते ही कड़क अंदाज में कहा कि किसके आदेश से राशन बांटा जा रहा है। यदुनाथ सिंह ने कहा कि मेरे आदेश से। इस पर पहला हक इन गरीबों का है जिनके लिए सरकार ने मुहैया कराया है। कालाबाजारी के लिए रखे चावल को इनके गरीबों के बीच में ही बांटा जा रहा है तो क्या गलत है। जब जिलाधिकारी श्री भूरेलाल से आंख मिलाकर बात करने का किसी में साहस नहीं था
उस समय यदुनाथ सिंह इस तरीके से भूरेलाल से बात कर रहे थे, बनारस के जिलाधिकारी से। भूरेलाल जी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा आदमी है। पहली बार मुलाकात हुई थी, नाम तो उन्होंने सुना था, मुलाकात पहली बार हुई थी आमने सामने। दरअसल वे यदुनाथ सिंह को समझ ही नहीं सके थे। इस बीच उन्होंने बहस के दौरान ही मारने के लिए बेंत तान ली। यदुनाथ सिंह ने उनकी बेंत को पकड़ लिया, कहा कि बेंत चलाना जिलाधिकारी को शोभा नहीं देता, यह काम डीएम का नहीं है, डंडा तो पुलिस भांजती है, डीएम के मुंह से कोई अशोभनीय टिप्पणी अच्छी नहीं लगती, डीएम का काम तो जनता की सेवा करना है, मैं गरीबों में इस राशन को बंटवा रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं। भूरेलाल जी को बात समझ में नहीं आई, यदुनाथ सिंह को परख नहीं पाए थे। अगल बगल से जब यदुनाथ सिंह ने उनकी बेंत पकड़ ली तो अगल बगल से पुलिस वाले जो उनके साथ आए थे, जो अमला आया था, यदुनाथ सिंह की तरफ झपट्टा मारा, दौड़ा, लेकिन भूरेलाल ने रोक दिया। उनके मन में भी कुछ चल रहा था कि आखिर उनकी बेंत पकड़ने वाला कौन शख्स है। सामने तो धोती कुर्ताधारी एक साधारण सा शख्स है, लेकिन उनको लगा कि नहीं, साधारण नहीं है, असाधारण है। यदुनाथ सिंह ने कहा, यदि आपको लड़ने का बहुत ही शौक है तो आइए, यहीं पर फैसला हो जाएगा कि कौन बीस है, ईमानदारी का आत्मबल बीस है कि अफसरशाही। भूरेलाल ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी, या चुप रहना उनको उचित लगा। उन्होंने सभी पुलिस वालों को रोक दिया, कहा कि नहीं, ईमानदार आदमी से ईमानदार आदमी ही का पाला पड़ा है आज, मैं अकेले फिरता। करीब आधे घंटे तक फिर दोनों में मल्ल युद्ध हुआ, गुत्थम गुत्थी, सैकड़ों लोग गवाह। उस समय दोनों थक गए, उठ के खड़े हो गए, फिर दोनों ने हाथ मिलाया। भूरेलाल ने कहा कि आपके पास ईमानदारी व गरीबों की सेवा का आत्मबल है। दोनों गले मिले। भूरेलाल ने यदुनाथ सिंह को शाबाशी दी कि इस तरह से अन्याय का विरोध करने वाला मेरे सामने पहली बार आया है, खड़ा हुआ है, मैंने पहली बार देखा है, इतना बड़ा आत्मबल वाला। इसी तरह से आप अन्याय का विरोध करते रहिए। आज के दौर में ईमानदार व्यक्ति ही जिले के सबसे बड़े अफसर से भिड़ सकता है। उस दिन भूरेलाल ने कहा था कि आज के दौर में ईमानदार व्यक्ति ही जिले के सबसे बड़े अफसर से भिड़ सकता है। इस घटना के बाद भूरेलाल और यदुनाथ सिंह में गहरी दोस्ती हो गई, क्योंकि दोनों ईमानदार थे। ईमानदारी के लिए किसी भी हद तक जाने को तत्पर रहते थे दोनों। गहरी दोस्ती हो गई जो कई वर्षों तक निभी भी। भूरेलाल जी जहां भी रहे कुशल क्षेम यदुनाथ सिंह का पूछते रहते थे। मैं आपको भूरेलाल जी की कुछ बातें बता देता हूँ। भूरेलाल जी वह डीएम थे जिनके कार्यकाल में उसमें हिप्पी कट बहुत चलता था, बाल, बड़े बड़े बाल, हिप्पी कट। उनके कार्यकाल में हिप्पी कट बाल रखना लोगों ने छोड़ दिया था बनारस में। शर्ट की बांह चढ़ाना लोग भूल गए थे। एक हाथ से साइकिल चलाते भी किसी को देख लिया तो उसकी खैर नहीं। काला बाजारियों को तो उनके सपने आते थे। जिस किसी के बाल भी हिप्पी कट देख लेते थे, भूरेलाल जी अपने हाथ से खुद उसके बालों को काट कर इतना छोटा कर देते थे कि हाथ से भी पकड़ में न आए। वो कैंची हमेशा साथ में चलते थे, लेके चलते थे। इसी तरह से जो शर्ट की बांह चढ़ाया दिख जाता था, उसकी शर्ट की बांह को कैंची से काट देते थे। एक हाथ से साइकिल चलाते अगर किसी को देखा तो उसकी साइकिल के हैंडल ही निकलवा देते थे। लेकिन यदुनाथ सिंह के साहस ने उनको भी झुकने को विवश कर दिया। यदुनाथ सिंह की जब भी चर्चा होती है तो लोग आज भी इस घटना का जिक्र जरूर करते हैं। यदुनाथ सिंह अधूर की चर्चा
भूरेलाल की चर्चा के बिना अधूरी लगती है। आज की कड़ी में बस इतना ही। यदुनाथ सिंह का एक विचार मैं आपको सुना के आपसे विदा लूँगा। 23 जनवरी 1969 को वाराणसी जिला कारागार से उन्होंने एक पत्र लिखा था अपने परिजन को। उस पत्र का अंश, आगे क्या होगा, मेरी जिंदगी की धारा किधर मुड़ेगी, सब कुछ ईश्वर पर ही निर्भर है। पर इतना अवश्य है कि मेरा मन मस्तिष्क मेरा जीवन श्रेष्ठ रास्ते को ही अपनाते हुए उत्पीड़न, गरीबी के पाप की प्रतिक्रिया की दिशा में सहसा खिंचता जा रहा है। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर किसी घटना पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, सब।